हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द बिजनेस इकोनॉमिक्स पार्ट 2, जो कि रेलेवेंट है बीबीए स्टूडेंट्स के लिए। और आज हम लोग रिवाइज करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है, एक्सपेक्टेड भी है, इस ढंग से लिए हैं ताकि हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी हम समराइज्ड वे के अंदर रिवाइज कर सकें। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करती है और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करती है और काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी, बिजनेस इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक फाइनेंस के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। और इसका भी जो शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसका भी पीडीएफ आपको फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो चैप्टर है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक इम्परफेक्ट मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, बट जो प्रोडक्ट होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है, एक दूसरे से डिफरेंट होता है और क्लोज सब्स्टिट्यूट। What are the features and assumptions of the monopolistic competition? Large number of firm and buyer. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन जो है इसका मेन फीचर है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि बहुत सारे सेलर्स होते हैं बट हर एक का प्रोडक्ट जो होता है दूसरे से डिफरेंट होता है, दे आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन आर्टिफिशियल भी हो सकता है, एक्चुअल भी हो सकता है। और ये जो डिफरेंशिएशन है शेप, कलर, ड्यूरेबिलिटी, ब्रांड, क्वालिटी और साइज के बेसिस पे होता है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के ऊपर भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर कोई भी फर्म आसानी के साथ आ सकती है, आसानी के साथ छोड़ के जा सकती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर इम्परफेक्ट नॉलेज होती है और जिसकी वजह से क्या होता है कि फर्म को सेलिंग कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, पब्लिसिटी करनी पड़ती है ताकि उसके प्रोडक्ट की सेल इन्हांस हो सके। तो सेलिंग कॉस्ट एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन का, जिसको मैंने शॉर्ट वीडियो के अंदर डाला हुआ है, तो आप लोग वो देख सकते हो। हर एक फर्म जो होती है क्योंकि उसका प्रोडक्ट दूसरे से डिफरेंट होता है तो उसकी अपनी प्राइस पॉलिसी होती है। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो लेस मोबाइल होते हैं। ये नहीं है कि जैसे मुझे बॉम्बे काम मिले तो मेरी फैमिली जो है बठिंडा के अंदर है तो डेफिनेटली आई विल नॉट मूव। तो लेस मोबिलिटी होती है, लोगों को इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर नॉन प्राइस कंपटीशन है, तो नॉन प्राइस कंपटीशन के अंदर अंदर भी कई बार शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो नॉन प्राइस कंपटीशन का मतलब होता है कि जो फर्म्स हैं, जैसे 4 फर्म ए बी सी डी है, तो वो प्राइस के बेसिस पे compete नहीं करती, ये प्राइस को नहीं रिड्यूस करती। जैसे मान लो एक है कि सर्फ सेल करती है तो वो क्या देती है कि आप 30 रुपीज के अंदर आपको जो है सर्फ पहले से 50 ग्राम ज्यादा मिलेगा, या किसी प्रोडक्ट के साथ कूपन लगा दिया जाता है या किसी के साथ चमचा फ्री कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो कंपटीशन होते हैं नॉन प्राइस कंपटीशन। और उसी तरह ओलिगोपोली जो है डेट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ओलिगोपोली एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं, या तो वो होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं या वो डिफरेंशिएटेड। और इसके अंदर क्या होता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो अपना डिमांड कर्व जो है सर्टेनिटी के साथ ड्रॉ नहीं कर सकते। हर एक फर्म जो होती है दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होती है। ओलिगोपोली एक मार्केट सिचुएशन है, फ्यू सेलर्स हैं। ओलिगोपोली जो है ओलिगोई से लिया गया है जिसका अर्थ होता है फ्यू। पोली का मतलब होता है कंट्रोल, फ्यू सेलर्स हैं जैसे ऑटोमोबाइल के अंदर। ओलिगोपोली इज दैट सिचुएशन जहाँ पे फर्म जो होती है, जो उसकी पॉलिसी होती है कि उसके क्लोज राइवल जो है कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं। और ओलिगोपोली जो है कि परफेक्ट कंपटीशन की ही टाइप होती है जहाँ पे फ्यू सेलर्स होते हैं, जहाँ तो वो होमोजेनियस एक जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं या वो क्लोज सब्स्टिट्यूट बनाते हैं। तो ओलिगोपोली के फीचर हैं, फ्यू सेलर्स हैं, स्मॉल नंबर ऑफ फर्म, प्रोडक्ट होमोजीनियस एक जैसा भी हो सकता है, एक दूसरे से भिन्न भी हो सकता है। कुछ फर्म बहुत ज़्यादा बड़ी हो सकती है, कुछ फर्म बहुत छोटी हो सकती हैं और एडवर्टीजमेंट इनको करनी पड़ती है। और इसके अंदर क्या है कि मोनोपोली भी होती है, फ्यू फर्म्स होती है।
प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से क्या होता है कि ब्रांड लॉयल्टी भी हो सकती है कि कंज्यूमर कहे कि मैंने इसी कंपनी का ही प्रोडक्ट लेना है, इसी ब्रांड का प्रोडक्ट लेना है। और कंपटीशन जो होता है बहुत ही यूनिक होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मूव्स होते हैं वो डिपेंड करता है कि आपके राइवल जो है किस तरह के मूव चल चल रहे हैं। यहाँ पे इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है राइवल के ऊपर। हर एक फर्म जो होती है रिकॉग्नाइज द फैक्ट कि अगर वो अपने प्राइस और आउटपुट के अंदर चेंज करेगी तो डेफिनेटली कंपीटिंग फर्म भी रिएक्शन करेगी। और प्राइस रिजिडिटी होती है, इसका मतलब होता है कि प्राइस प्रिवेल करती है, क्योंकि प्राइस राइज जो होते हैं वो मैच नहीं किए जाते। बट एक फर्म अगर प्राइस रिड्यूस करती है तो दूसरी फर्म भी उसको रिड्यूस कर सकती है। तो इस वजह से एक ही प्राइस प्रिवेल करती है, जिसको हम प्राइस रिजिडिटी कहते हैं। और इंटरडिपेंडेंस होने की वजह से क्या होता है कि कोई हम बिहेवियर के बारे में जो है प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। और यहाँ पे क्या है कि जो मोटिव है वो हमेशा मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट नहीं होता, अदर मोटिव भी हो सकता है। सेल मैक्सिमाइजेशन का भी हो सकता है, आउटपुट मैक्सिमाइजेशन का भी हो सकता है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज assumption of marginal productivity जो थ्योरी है, ये दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैंने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का मतलब ही बताया है, उसके बाद इसकी assumption बताई है। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी जो है दैट इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। ये जर्मन इकोनॉमिस्ट टी एच वॉन थ्यूमेन ने दी है। इसको डिवेल्प किया था कार्ल मैंजर, बोहम, गॉलरस, फिक्सटेड, एचवर्थ एंड क्लार्क ने। तो यहाँ पे क्या है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो रेम्यूनरेशन देते हैं उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल होती है। फैक्टर्स को हम इसलिए डिमांड करते हैं क्योंकि दे हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। और जो कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज है इसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। जैसे मान लो हमने एक लेबर रखी हुई है तो वो बनाती है 10। जब हम एक और लेबर जो है हायर करते हैं तो टोटल प्रोडक्ट बनते हैं 18। इसका मतलब है कि जो सेकंड जो एडिशनल लेबर हमने रखी है उसकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है 18 माइनस 10 8। तो यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो सर्विस और फैक्टर्स हैं उनको हम उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के इक्वल मेहनताना देते हैं। इसकी जो अजम्पशन है कि परफेक्ट कंपटीशन प्रोडक्ट मार्केट के अंदर भी होता है, फैक्टर मार्केट के भी अंदर होता है। और जो भी हम फैक्टर जैसे लेबर को हायर करते हैं तो वो सारे के सारे जो लेबर होते हैं एक ही तरह की होमोजेनियस है। ये नहीं है कि कोई ज़्यादा एफिशिएंट है कोई कम इनएफिशिएंट है। ऑल यूनिट्स ऑफ द गिवन फैक्टर दे आर होमोजेनियस। और डिफरेंट फैक्टर्स को हम एक दूसरे की जगह पे परफेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और ईच यूनिट ऑफ द गिवन फैक्टर जो होता है परफेक्टली मोबाइल है, उसको हम छोटी छोटी मात्रा में भी ले सकते हैं। एम जो है दैट इज टू मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम डिफरेंट प्रोपोर्शन के अंदर भी ले सकते हैं। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहती है। इकोनॉमिक रेंट का मतलब होता है कि पेमेंट मेड फॉर द यूज ऑफ लैंड अलोन। इकोनॉमिक रेंट का मतलब होता है कि जो हम लैंड को यूज कर रहे हैं उसके बदले में जो भुगतान देते हैं उसको हम आर्थिक लगान कहते हैं या इकोनॉमिक रेंट कहते हैं। और उसी तरह रिकार्डो और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के मुताबिक इकोनॉमिक रेंट रेफर टू द पेमेंट फॉर द यूज ऑफ लैंड ओनली। इकोनॉमिक रेंट को सरप्लस भी कहा जाता है क्योंकि ये लैंडलॉर्ड की कोई एफर्ट किए बिना ही उत्पन्न होता है। कॉन्ट्रैक्ट रेंट जो होता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द इकोनॉमिक रेंट। कॉन्ट्रैक्ट रेंट के अंदर दोनों चीजें आ जाती हैं, पेमेंट विच इज मेड फॉर द यूज ऑफ द लैंड। और उसी तरह जैसे जमीन के ऊपर हमने कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की हुई है जैसे ट्यूबवेल है या शेड है, तो उसका भी जो होता है जो है वो उसका भी मतलब जो पेमेंट है विच इज मेड फॉर द यूज ऑफ द लैंड। अदर कैपिटल इन्वेस्ट जो हमने की हुई है उसको भी जो यूज करते हैं उसका भी कॉन्ट्रैक्ट रेंट के अंदर शामिल होता है, जैसे हम इंटरेस्ट पे करते हैं उसके ऊपर। तो क्वासी रेंट कंसेप्ट जो है दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिस्ट डॉक्टर मार्शल। इसके अंदर क्या होता है कि लैंड के अलावा जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो भी एडिशनल इनकम जो है अर्न कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड के अंदर अगर उनकी सप्लाई जो है लिमिटेड है। क्वासी रेंट जो है दैट इज अवेलेबल इन द शॉर्ट रेंट। ये लैटिन शब्द से लिया गया है एज इफ रेंट। ब्रॉडर सेंस के अंदर जो क्वासी रेंट है वो किसी पर्टिकुलर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर नहीं है, लॉन्ग रन के अंदर अवेलेबल नहीं होता। इट इज रिलेटेड टू द टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्म। जैसे कॉस्ट हमें पता है दो तरह से होती है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो जो क्वासी रेंट जो है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल जो कॉस्ट है, जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा जो हमें मिलता है दैट इज नोन एज ए रेंट। इसी तरह नॉमिनल और रियल वेजेस। नॉमिनल जो होती है मनी वेजेस होती है जो मुद्रा के रूप में हमें भुगतान मिलता है।
जैसे एक लेबर है उसको 500 रुपए की दिहाड़ी मिलती है, असिस्टेंट प्रोफेसर है अगर वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम में कर रहा है तो उसको 40,000 पर मंथ मिल रहा है। तो मनी वेजेस का मतलब होता है कि जो एक्चुअल मनी हम कमाते हैं। नॉमिनल वेजेस जो होती है मनी वेजेस होती है, जैसे कोई लेबर है उसको पर डे या पर वीक जो भी उसके एग्रीमेंट की कंडीशन है उसके मुताबिक जो मेहनताना मिलता है। रियल वेजेस होती हैं जो कि परचेसिंग पावर होती है। जैसे 10,000 मनी वेजेस हैं तो उसको हमने प्राइस लेवल मान लो अगर 100 है तो इट मीन्स कि हम 1000 चीजें खरीद सकते हैं। तो रियल वेजेस जो है रेफर टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज which a labor gets in return of his money wages। रियल वेजेस जो होती है मनी वेजेस की परचेजिंग पावर होती है। इसी तरह ग्रॉस इंटरेस्ट एंड नेट इंटरेस्ट। ग्रॉस इंटरेस्ट जो है दैट इज टोटल पेमेंट मेड बाय ए डेटर टू हिज क्रेडिटर फॉर द यूज ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड द ग्रॉस इंटरेस्ट। ग्रॉस इंटरेस्ट के अंदर नेट इंटरेस्ट भी छुपा होता है। नेट इंटरेस्ट जो होता है जो सिर्फ हम कैपिटल को यूज कर रहे हैं उसके बदले में जो भुगतान करते हैं दैट इज नोन एज ए नेट इंटरेस्ट। ग्रॉस इंटरेस्ट जो है दैट इज ए वाइडर टर्म जिसके अंदर नेट इंटरेस्ट भी आ जाता है। रिवॉर्ड फॉर रिस्क, बिजनेस रिस्क, पर्सनल रिस्क, रिवॉर्ड फॉर मैनेजमेंट एंड रिवॉर्ड फॉर इनकन्वीनियंस। ग्रॉस रेंट जो है एक वाइडर टर्म है, नेट इंटरेस्ट इसका पार्ट है। तो नेट इंटरेस्ट एक नैरो टर्म है। ग्रॉस इंटरेस्ट के अंदर डिफरेंस हो सकता है बट नेट इंटरेस्ट जो होता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। जो ग्रॉस इंटरेस्ट है इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं प्रभावित करते हैं बट नेट इंटरेस्ट वहां पे डिटर्मिन होता है जहां पे डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी एक दूसरे के इक्वल होते हैं।